संजय, आवाज आ रहा है? टाइम है ना, 2 मिनट। एक मिनिट. आता वाजले किती आता? 5 वाजले बरोबर. राईट. 5 बज गए जी. आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन उत्तर प्रदेश की ओर से आत्मनिर्भर भारत की कहानी इस विषय पर मैं बोलने जा रहा हूँ. सबसे पहले मैं AISF उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल का अभिनंदन करता हूँ और जो साथी सुन रहे हैं उनको भी मैं सबको तहे दिल से इनकलाब जिंदाबाद लाल सलाम पेश करता हूँ. दोस्तों, आज जो वैश्विक संकट इस दुनिया के अंदर कोविड-19 से पैदा हुआ है, उस सभी से हम जूझ रहे हैं. सारे कोरोना योद्धाओं को मैं उनके जज्बे को भी सलाम करता हूँ और मैं अपनी बात रखना शुरू करता हूँ. भारत आज एक ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है. यह दौर संकटों का दौर है. यहाँ पे आज की स्थिति में जो कोरोना का संकट पैदा हुआ है, कई दिनों से चलते आ रहा है. इस देश के अंदर राजनीतिक संकट भी है और आर्थिक संकट भी. बुरी तरह से आर्थिक संकट ने हमको घेर लिया है. कई सामाजिक अन्याय हो रहा है तो कई सामाजिक अत्याचार की भी घटना बढ़ती हुई दिखाई रही है. कई जनजातियों का नामो निशान मिटाने का भी काम इस देश में आज के दौर में हो रहा है. इस सब में आज हम विचार के संकट से भी जूझ रहे हैं. कहीं भी खुलेआम ऐसी चर्चा नहीं हो रही है जैसी होनी चाहिए. आज सब लोग अपना अपना देख रहे हैं और इसी के चलते हमारे प्रधानमंत्री ने इस कोविड संकट के लॉकडाउन के बाद हमको आत्मनिर्भर होने के लिए कहा है. हमें क्यों आत्मनिर्भर होने के लिए कहा है, यह सबसे बड़ा सवाल आज हमारे पास है. सबसे बड़ा सवाल है. देश के अंदर यह जो वैश्विक महामारी चल रही है और प्रधानमंत्री ने जो हमें आत्मनिर्भर होने के लिए कहा है, यह एक हमारे साथ छल की घटना हो रही है. इस देश में राष्ट्रवाद के नाम पर एक युद्ध की स्थिति आज बनी हुई है. धर्म और राष्ट्र के अभिन्न होने के नाम पर अंध राष्ट्रवाद पैदा किया जा रहा है और इस अंध राष्ट्रवाद में धर्म को राष्ट्र समझने की बात आज के दौर में की जा रही है. भारत किसी भी दृष्टि से एक राष्ट्र नहीं है और हमें एक राष्ट्र की ओर धकेला जा रहा है. आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हमारे देश में हम सुनते जा रहे हैं. हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम किया जा रहा है. ऐसी स्थिति में यह देश 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई ऐसे नारे के साथ हम इस देश में अनेकता और एकता के साथ जो लोग रहते हैं, इनमें
दरार लाने का काम इस देश का जो संगठन है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो पैदा कर रहा है। आज का कारपोरेट पूंजीवाद ऐसी स्थिति बनाना चाहता है जो लोगों को उन बातों में फंसा कर रखे जो उसके प्राथमिक सरोकार नहीं है, क्योंकि उसके अपने संकट इसी फांसीवाद से कम हो सकते हैं। इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। भारत में जो भी उदारवादी व्यवस्था के साथ आर्थिक और सामाजिक संकट पैदा हुए हैं, वह होने भी थे, क्योंकि यह व्यवस्था विकास का एजेंडा पूंजीवाद को शक्तिशाली बनाना चाहता है। और जब 24 अप्रैल को इस देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली से कहा था कि इस लॉकडाउन के बाद सारी चीज़ें लोगों को मुहैया कराई जाएगी, ऐसी स्थिति में आज के नौजवानों के सामने रोजगार का, रोटी का, एजुकेशन का सवाल पैदा हो रहा है। बहरहाल ऐसे गंभीर संकटों को पहचानने के लिए और उन संकटों से बाहर निकलने के लिए हमें हमारी लड़ाई मजबूत करनी होगी। दोस्तों, जब हमारा देश का जब बंटवारा हुआ था, तो आज का जो चित्र हम देख रहे हैं कि लोग जैसे भारत से कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे और कुछ पाकिस्तान से लोग भारत आ रहे थे, और जिन्होंने इस जमीन को सींचा है वही लोग भारत में भी बसे रहे और कुछ लोग भारत छोड़कर भी पाकिस्तान में चले गए। आज सेम वही कंडीशन भारत के अलग अलग राज्यों में हमें दिखाई दे रही है। आज हम देखा जाए तो जैसे लोग भारत से पाकिस्तान से भारत आए थे, वैसे ही लोग औद्योगिक नगरियों से अपने गांव की तरफ ट्रकों में बैठकर कुछ लोग पैदल अपना सफ़र तय कर रहे हैं। ऐसे औरंगाबाद ज़िले में एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई। 16 लोग जो रेल से कटकर उनकी मौत हो गई। हमारा संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, वो सबको रोटी कपड़ा मकान, जो 1980 में जो हम नारा लगाते थे रोटी कपड़ा मकान का, वो आज के दौर में भी वैसा कि वैसा और इससे अधिक हमें दिखाई दे रहा है। रोटी कपड़ा मकान और उसके साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल की जो सुविधा हमें सरकार ने मुहैया करनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं की। जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी इस देश के औद्योगिकरण के पक्ष में खड़े थे और गांधी जी गांव के पक्ष में थे। लेकिन अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है, अपने देश को अगर मजबूत और खुशहाल बनाना है, तो हमें औद्योगिकरण के साथ साथ गांव के खेती पर जो गहरा संकट हो रहा था उसे भी देखना जरूरी था। सिस्टम ऐसी एक बात है जो हम सब लोग सिस्टम से घिरे हुए हैं। सिस्टम में सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। हमारा एजुकेशन हो, हमारा मेडिकल हो, हमारा रहन सहन का हो, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो और हमारा रोजगार हो। ये सारी चीज़ें हमने, जो हमारा भारतीय संविधान जब तैयार हुआ तो हमने सारी चीज़ें ये आंदोलन से हासिल की है। एक लंबे अरसे तक ब्रिटिशों से लड़ने के बाद इस देश का जो संविधान बना, तो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस देश का संविधान बनाया गया है। हम देख रहे हैं कि हमारा जो संरक्षण खाता जो था, संरक्षण डिपार्टमेंट, वो 1962 में चीन के वार के बाद हम सशक्त करने लगे। यानी जैसे कि मिग का विमान पहली बार बनाने की शुरुआत हमारे देश ने की। एक्चुअली इस देश के अंदर कारपोरेटाइजेशन का दौर तभी से चलता आ रहा है। और हम क्या कर रहे हैं इस देश के अंदर? इस देश का जो भविष्य निर्माण करते हैं वो 5 करोड़ लोग निर्माण करते हैं। और देश हमारा कितने लोगों का है ये आप सबको पता है। उसमें से इस देश में नीति बनाने वाले जो लोग हैं वो खाली 33 लाख लोग हैं। और ये 33 लाख लोगों के ऊपर मोनोपोली बनाई जाती है। 33 लाख लोग जो है इसमें संसद के सदस्य से लेकर पंचायत के सदस्य तक 33 लाख लोग। इस देश के अंदर 5 करोड़ लोग जो बोलते हैं वही वो संसद में और असेंबली में करते हैं। ऐसी स्थिति आज पैदा हुई है और देश का भविष्य तय वो 5 करोड़ लोग करते हैं। और प्रधानमंत्री जी हमें बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो।
क्यों आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री को हमको कहना पड़ा, क्यों आत्मनिर्भर रहने के लिए प्रधानमंत्री हमको कह रहे हैं। बात दरअसल यह है कि आत्मनिर्भर क्यों बनना है कि सरकार की जो नीति थी वो लॉकडाउन की नीति पूरी बुरी तरह से फंस गई है और किसी भी तरह की राहत सरकार ने लोगों के पास अभी तक पहुंचाने में सरकार सफल नहीं हुई है। हम देख रहे हैं हमारे देश का मेडिकल व्यवस्था का क्या हाल है, हमारे देश का महसूल का क्या हाल है, हमारे देश में अभी तक रेवेन्यू क्यों जनरेट नहीं हो रहा है। यह सारी चीज़ें जो मिलाकर एक वैश्विक संकट की ओर जो हमें ले जा रही है और उसमें जो 20 लाख करोड़ का कर्जा हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो लिया है, तो ऐसे स्थिति में इस देश के अंदर हम नीचे पायदान पर खड़े हो गए हैं और मोदी जी ने आत्मनिर्भर का नारा देकर हमें कहा कि तुम्हारा देख लो, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। यानी कि आत्मनिर्भर तो शब्द हम तो जब पैदा होते हैं इस देश के अंदर तभी से हम सुनते आते हैं कि झगड़ा हुआ तो हम आत्मनिर्भर होते हैं। हम प्रतिकार तो किसी का ना किसी का करते ही है ना, लेकिन संवैधानिक जो जिम्मेवारी है, जो सरकार की जिम्मेवारी रहती है, ऐसी आपदा में लोगों को खाना खिलाने का काम, लोगों को मेडिकल सहायता प्रदान करने का काम, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम, ये सारी जिम्मेवारी सरकार ने एक शब्द में अपने से अलग कर दी गई है और हमको कह दिया कि तुम आत्मनिर्भर बनो। इसका मतलब यह होता है कि आत्मनिर्भर आप क्यों बनो कि तुम्हारा देख लो। तो मरने के लिए हमको इस देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर कह के छोड़ दिया है। दूसरी चीज 1991 में जो हमने जो धोरण अपनाया था, कांग्रेस की सरकार में अपनाया गया, जो खौजा धोरण हम उसको बोलते हैं, तो उनमें एक नया किस्म का बाजार न्यू कैपिटलिस्ट पॉलिसी हमने जो तय की थी और उसमें से जो बाजार का नया मोड़ हमारे देश भर में सामने आया तो वो हम देख रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के अंदर सरकार को अपना अपयश सरकार छुपाना चाहती है। सरकार की जो सारी योजनाएं इसके अंदर जो फंस गई है, तो इसमें मेन चीज़ें क्या हुई है, जिसमें से लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए जूझ रहे हैं। ऐसे वक्त में इस सरकार ने सारे भांडवलदारों का, सारे कारपोरेट घरानों का कर्जा माफ़ करने के लिए पहल की है। अंबानी जैसे कारपोरेट व्यक्ति भी कहता है कि आप देश के लिए काम करो। मतलब क्या करो? देश के लिए काम करो, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे कंपनी में काम करो। देश के लिए काम करो मतलब हमारे कंपनी में तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करके उत्पादन बढ़ाओ। ऐसी स्थिति में लाके हमको खड़ा कर दिया है। इसके लिए न्यू टेक्नोलॉजी का जो दौर अभी चल रहा है, इस न्यू टेक्नोलॉजी के चलते भी कुछ ना कुछ असर इस दुनिया के मजदूरों पर भी पड़ा है। हम आत्मनिर्भर भारत ये कोई पहला प्रयोग नहीं, अपने देश में नहीं हो रहा है। इसके पहले भी 1914 टू 19 तक जो एक वैश्विक युद्ध चला था, उसमें भी वस्तु पर निर्बंध लगाने का काम उस सरकार ने किया था। और वस्तु पर निर्बंध लगाने का काम क्या किया था कि हमारा माल हम तैयार करेंगे और हम ही बेचेंगे। ऐसी ही कुछ चीज आरएसएस की जो अभी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, उसकी एक शाखा है कि स्वदेशी अपनाओ। क्या हम स्वदेशी अपनाएंगे? इस देश के अंदर बनाने वाला कपड़ा सारे राजनेताओं ने पहनना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे थे। तो ये जो आत्मनिर्भर वाला जो ये है कि जो हमारी पार्टी, हमारी जो देश की पॉलिटिक्स है, उसको एक जगह पे लाने का काम करना चाहिए था, वो इस देश में नहीं हो रहा है। मोदी जी ने बोला कि कामगारों के ऊपर हमने कैसा क्या किया। आत्मनिर्भर भारत के तौर पर हम देखें तो मोदी जी ने नहीं बोला कि हमारे देश में माइग्रेंट लेबर है। मोदी जी ने क्या किया, क्या कहा कि हमारे देश में प्रवासी लेबर है, प्रवासी मजदूर उनको कहा। और ये प्रवासी मजदूर जो है वो हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे सरकार ने कहा। और जो लोग अपने गांव में ये प्रवासी मजदूर लौट के जब जाएंगे तो क्या इनके खान पान की व्यवस्था सरकार ने की है?
इनको रोजगार की व्यवस्था सरकार ने की है। इस देश के अंदर जो मनरेगा की स्कीम थी वो पूरी तरह से सरकार ने फंसा दी है। यह सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए यही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जब मनमोहन सिंह के सरकार में विपक्ष में थी तो तब कहती थी कि इस देश को हम सोने की चिड़िया बनाएंगे, और जैसे ही यह सत्ता में आए तो सेंट्रल हॉल के अंदर इस देश के प्रधानमंत्री 2014 में मोदी जी ने कहा था कि जो ब्लैक मनी है वो हम वापस लाके लोगों में बांट देंगे, और ये 2014 में पहली बार एसआईटी इस प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने गठित की है, और कुछ भी अभी तक उसका हुआ नहीं है। कहा गया हमारा ब्लैक मनी कितना वापस आया, कुछ दिखाया? इस देश के अंदर डिमोनेटाइजेशन किया गया, डिमोनेटाइजेशन के बाद कितना पैसा सरकारी खाते में जमा हुआ वो हमने देखा है कि पूरा 100% पैसा इस देश के अंदर आरबीआई में जमा हो गया। तो ये जो सारा सरकार का अफेयर्स दिन ब दिन उनके ऊपर आता जा रहा है, इसको नज़रअंदाज करने के लिए नए नए जुमले इस देश के प्रधानमंत्री हमारे सामने लाते हैं। हम आज के दौर में अगर देखा जाए तो आज पूरे देश के अंदर चल रहा है, केरल सही है या बिहार सही है, महाराष्ट्र सही है या यूपी सही है, जो ये सिस्टम में होता है, जो हम लोग महसूस करते हैं कि हमें कैसा आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आत्मनिर्भर भारत इस देश में पैदा हुए बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक, क्यों प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सबको आत्मनिर्भर बनना चाहिए? ये वैश्विक महामारी के कारण हमको सिर्फ कह रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो। इस देश के अंदर 1,76,000 करोड़ गरीबी कल्याण योजना के अंतर्गत रुपया सरकार ने खर्चा किया है, और पहली बार 2014 में इस देश के अंदर जब ये मोदी जी आए तो उन्होंने हमें महसूस किया कि हम मजदूर और किसान की बात करने के लिए इस सेंट्रल हॉल में आए हैं, लेकिन हमको पूरा का पूरा गाजर दिखाने का काम इस सरकार ने किया है। आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि दुनिया भर में 3 करोड़ भारतीय लोग काम करते हैं। आज के दौर में क्या उनकी स्थिति है? वंदे भारत मिशन के चलते कितने लोगों को देश में वापस लाया गया, कितने बच्चे पढ़ने के लिए फॉरेन में अभी तक भी फंसे हुए हैं, और लोगों को लाने का कैसा काम इस सरकार ने किया, सारी दुनिया देख रही है। हम बड़े गुरूर के साथ कहते हैं कि 30 लाख प्रोफेशनल्स हमारे देश के जो दुनिया के अलग अलग देशों में काम करते हैं, तो वो जो देश में काम करते हैं उसको बढ़ाने का वो काम करते हैं, लेकिन हमारे देश में अभी तक हम उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को छुपा रहे हैं मोदी जी। हम रोजगार देने में, उनको रोजगार देने में उनका कृमि दिमाग इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास साधन नहीं है, वो छुपाना चाहते हैं मोदी जी। और ये सारी चीज़ें होते हुए भी इस देश के युवाओं में हलचल चालू है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखना है, समझना है, और आज जो सरकार का रवैया है उसके खिलाफ खड़े रहने का काम हमारे जैसे नौजवानों के सामने है। इस देश के अंदर मोदी जी और उनकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो विचारधारा से प्रेरित है, उनको एक शह देने का काम आने वाले दिनों में हमको करना है। हम आज की स्थिति देख रहे हैं, मुंबई जैसे शहर की जो करीबन 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला शहर है, और इस लॉकडाउन के बाद पीडी मेलो रोड से लेकर वीटी तक लंबी कगार तक एक लाइन खड़ी हुई थी कामगारों की। आज जो मुंबई लोगों को रोजगार देता है, जिससे अर्थव्यवस्था खुलती है, वो आज पूरा शहर ठप पड़ा हुआ है। जो मजदूर 1.5 लाख से करीब मजदूर मुंबई में होटल में काम करते हैं, 7 लाख मजदूर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है। ये सारी चीज़ें जो है, मुंबई से जो पैसा लोगों के घर में जाता था उससे कुछ फैमिलियाँ चलती थी, आज वो सारी प्रक्रिया ठप है। और आज लोगों को मुंबई की घृणा आने लग गई है। क्यों घृणा आने लग गई है? मुंबई जैसा शहर के जो पैसे कमाने वाला शहर है, जो औद्योगिक नगरी है, वो नगरी हमको ध्वस्त करने के
वो नगरी अभी उसकी हमको घृणा आ रही है, ये किस बात का इंडिकेट करता है? इस देश के अंदर युवाओं जो प्रदेश में रह रहे हैं, जो युवा लोग हैं, उनको हम देश में रोजगार देने में असफल है। ये सारी चीज़ें हमको समझनी चाहिए और भारतीय संविधान, हमारा जो संविधान है, वो संविधान के चलते इस देश के अंदर हमको खड़ा रहने की, इस सरकार से लड़ने की और पुरजोर तरीके से आत्मनिर्भर का जो इनका नारा है वो गिराकर हमको और मजबूती से लड़ना है। इसी बात पर मैं अपने 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। सबको धन्यवाद, लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।